आई एम योर मास्टर टीचर रोहित गर्ग और आज हम बच्चों एनटीएससी का महाराष्ट्र का पेपर फिजिक्स का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किसका पेपर डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग आज महाराष्ट्र का एनटीएससी का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इफ एनीवन इज लाइव यू कैन से हाय सो दैट आई कैन रिस्पॉन्ड। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो महाराष्ट्र फिजिक्स पेपर में आया था वो बड़ा ही अमेजिंग सा क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द कॉलम 1 एंड 2 कॉलम को देखो, मैच देम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, यहां पे कॉलम 1 में आपको फिनोमिना दे रखे हैं, कॉलम 2 में वो फिनोमिना किस फोर्स के कारण हो रखा है वो दे रखा है, और इन दोनों में कॉमन क्या है कि भाई किस फिनोमिना में कौन सी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट करेगी। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन कि भाई किस फिनोमिना में कौन सी फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह एक्ट करेगी गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अगर आप यहां पे सोच करके देखो बच्चों, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, और आपको पता है वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है। सो फर्स्ट का जो जाएगा दैट इज थर्ड, क्योंकि थर्ड में यहां पे आप देख सकते हो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए ए ऑप्शन में ए का 1 है, बी ऑप्शन में ए का 2 है, सी ऑप्शन में ए का 4 है और डी ऑप्शन में ए का 3 है। तो ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ऑप्शन डी आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड व्हर्ल्ड इन अ सर्कल। हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को स्ट्रिंग से बांध करके घुमाना शुरू कर दिया। हाय श्रेया, हाय मोहम्मद आसिफ, हाय सची। ठीक है, तो वहां पे बच्चों क्या होता है, वहां पे टेंशन लगती है, धागे में टेंशन होती है जिसको घुमाएगा। तो बी का आंसर क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। ठीक है, तो इन सेकंड केस टेंशन इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि धागे में टेंशन आ जाती है। थर्ड, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। अरे जो मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अबाउट, वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। ठीक है, यहां पे इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखी है, समझ गया मैं। ठीक है, इन्होंने न्यूक्लियर फोर्स दे रखा है यार। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का घूमना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, न्यूक्लियर नहीं होती, बट स्टिल इन्होंने उनके अकॉर्डिंग ही यहां पे दे रखा है। इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट स्टिल क्योंकि हमारा पहले 2 ऑप्शन मैच कर चुके हैं तो अब हमें इनके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई ये न्यूक्लियर फोर्स। एंड द लास्ट वन, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका जो कंसेप्ट है ये उसके बेस के ऊपर ये कहना चाहता है। प्लीज पुट एनटीएससी वीडियो ऑफ तमिलनाडु। ओके, वी विल सुजीत, वी विल। ठीक है, वी विल। यार मुझे लग रहा है कि पेपर काफी अच्छा आया है, तो मतलब कट ऑफ लो जाएगी। महाराष्ट्र का पेपर काफी अच्छा है तो मैं बोलूंगा कट ऑफ लो जाएगी। तो यहां पे बच्चों इसका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी सेकंड ओनली। सो जिसके चलते बच्चों आपकी ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। गॉट इट? सो फर्स्ट आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, टेल मी हीट इज अ फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी, इज इट पोटेंशियल? यज्ञेश यार मैं ये बोलूंगा कि टफ आया पेपर तो हो सकता है कट ऑफ लोअर जाएगी। तो जो भी लास्ट 2 इयर्स की एवरेज देख लो उससे आप लो ले जाओ। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, ओके नाइस सची, नाइस। नो गाइज, बच्चों हीट इज अ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज नॉट गोइंग टू बी केमिकल, नो नॉट एट ऑल। सोच करके देखो, जब तुम किसी भी एक, मैं एटम की बात करता हूं, एटम क्या कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। यहां पे देखिए एक स्ट्रक्चर में बनाता हूं, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो यहां पे बच्चों जो एटम्स है ना वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यहां पे जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। सो बेसिकली जैसे मैं किसी को भी हीट प्रोवाइड करूंगा तो इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, इनकी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है। वाइब्रेशन बढ़ना मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वैसे तो जो हीट है वो पोटेंशियल के अंदर भी जाती है। जैसे हीट है, जब भी फेस चेंज होता है, जब भी फेस चेंज होता है तब वो क्या होती है, पोटेंशियल के अंदर भी जाती है। बट यहां पे सिंस वो हीट को एज अ टेम्परेचर से रिलेट कर रहा है, आप सोचो आपने एक कुकर के अंदर, एक प्रेशर कुकर के अंदर पॉपकॉर्न्स डाल दिए और आपने उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो जैसे आपने हीट किया वो पॉपकॉर्न्स क्या करते हैं, उछल जाते हैं, राइट, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। दैट इज द लॉजिक। सो दैट इज व्हाई वो क्या कर रहा है, हीट को किसकी फॉर्म में ले जाना चाहता है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेकर के जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये इसका लॉजिक वो दे रहा है।
वैसे हीट में आपको बता रहा हूं वो काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल के अंदर, दोनों के अंदर जाती है। जब भी फेस चेंज होता है तो आप समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ता है किसी बॉडी का तो आप समझ लीजिए उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। +1 के अंदर आप ये चीज बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करोगे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। इफ मास ऑफ अ प्लेनेट इज 25 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ and the radius of planet is 125 times the radius of earth, then escape velocity of an object from the planet is dash times the escape velocity from earth। क्या लगता है बच्चों? दीपक भारती केमिकल एनर्जी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो बच्चों, जब भी आप हीट सप्लाई करते हो तो किसी की भी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होती है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और बॉन्ड्स के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिंक होती है। गॉट इट? ओके, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सी, कुछ कह रहे हैं बी। मोहम्मद आसिफ इज सेइंग बी। ठीक है, ओके, नाइस गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। चलिए देखते हैं बच्चों, देखते हैं यहां पे हाउ टू डील विद इट। ठीक है, सो द आंसर इज गाइज, आंसर इज ए, आंसर इज ए, इट्स टेम्परेचर ऑल्सो नॉट इंक्रीजेस। यार लेट्स थिंक, ये डिपेंड करता है बच्चों, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है जो उसका फेस चेंज हो रहा है। ओके, इट डिपेंड्स। कैसे आया बच्चों, आपको मैं बता देता हूं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gm/r, √2gm/r। ठीक है, अगर मैं अर्थ के लिए बात करता हूं, व्हाट इज द एस्केप स्पीड ऑफ अर्थ? दैट इज 2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं प्लेनेट की बात करता हूं तो एस्केप स्पीड ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू √2g मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब तुम खुद सोच करके देखो, जो मास ऑफ प्लेनेट है दैट इज 25 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लेनेट इज 25 टाइम्स the mass of earth and the radius of planet is 125 times the radius of earth and the radius of planet is 125 times the radius of earth। ठीक है बच्चों, बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, अब व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? ठीक है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? अगर मैं एक मिनिमम स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को धरती के ऊपर से उछालूं ताकि वो उसकी ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, दैट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि जो भीम था, भीम ने हाथी को पकड़ा और उसको हवा में उछाल दिया और आज तक वो हाथी वापस नहीं लौटे, यानी कि भीम ने उन हाथियों को एस्केप वेलोसिटी दे दी थी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे अब अर्थ के लिए मैं आपको बताता हूं, अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होती है दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इवन के आज के जमाने में भी हम इतनी स्पीड नहीं प्रोवाइड कर सकते डायरेक्टली, हमें रॉकेट को लॉन्च करना पड़ता है। तो हो सकता है दिस इज नॉट इन सीबीएसई। अरे यार, लेट्स थिंक। देखो यार, मैं तुम्हारी बात समझ गया, सीबीएसई के अंदर नहीं है, बट स्टिल महाराष्ट्र ने क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। आई नो दैट दिस इज नॉट इन सीबीएसई। ठीक है, ये 9th क्लास के अंदर हम नहीं पढ़ाते हैं, बट क्योंकि वो एग्जाम के अंदर आया तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, और मेरा कोई लॉजिक नहीं है, मेरा कोई भी लॉजिक नहीं है, तुम लोगों को परेशान करने का बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, तो चलिए इन वैल्यूज को यहां पे डालते हैं। सो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज गोइंग टू बी √2g 25 टाइम्स मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 125 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप लोग बच्चों रियलाइज करोगे ये जो 25 है ये कैंसिल होकर नीचे कितना रख देगा? 5 रख देगा। सो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज कमिंग आउट टू बी 1/√5 टाइम्स √2g मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्या है? एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट इज इक्वल टू 1/√5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ये आपका बच्चा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यार ये फॉर्मूला जो है बच्चों वो +1 से है, तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर अगर आप खोलोगे +1 की किताब का तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट वेयर g इज द ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ द प्लेनेट एंड r इज द रेडियस ऑफ द प्लेनेट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का जो पेपर है दैट इज अ लिटिल बिट ऑन द टफर साइड और लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो क्वेश्चंस पूछे हैं जो हम 9th 10th के अंदर डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो जो भी बच्चा इस पेपर को अटेम्प्ट करेगा तो वो थोड़ा सा हो जाएगा, हाँ ये टफ क्वेश्चन है।
डिराइव कैसे होगा फॉर्मूला दीपक भारती, उसके लिए आपकी जो अभी नॉलेज है वो काफी अधूरी है, उसके लिए मुझे आपको प्रॉपरली, हाँ यस इट इज जेई मेंस लेवल, आई कैन से इट इज जेई मेंस लेवल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी हाँ, आंसर इज 1/√5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल मास ऑफ आयरन, वाटर एंड एल्यूमिनियम एंड मर्क्यूरी एट सेम इनिशियल टेम्परेचर आर हीटेड यूनिफॉर्मली for 5 minutes if the temperature obtained are T1, T2, T3, T4. T1 is for mercury, T2 is for aluminium, T3 is for water, T4 is for fire iron. Then choose the correct alternative. इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको लग रही है करेक्ट है? Then why do they put this much hard in NTSC? यार भविष्य, अब ये तो यार उनको पता है जिसने पेपर बनाया यार। अगर मैं उन पेपर सेट करता तो मैं कभी भी ये अनजस्टिस ना करता। हाँ जी गाइस, व्हाट डू यू थिंक क्विकली, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? तुक्का मार दो अगर नहीं आइडिया लग रहा है तो, वैसे हिट एंड ट्रायल से चले जाओ, वैसे हिट एंड ट्रायल से चले जाओ। चलिए लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज T1 इज ग्रेटर देन T4 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। क्यों आया बच्चों, क्यों आया? जब भी किसी का बच्चों टेम्परेचर चेंज होता है, सुनो ना, जब भी किसी का टेम्परेचर चेंज होता है तो जो हीट होती है Q, दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा T। ठीक है, व्हाट इज m? m इज द मास, व्हाट इज s? s इज द स्पेसिफिक हीट, व्हाट इज Q? हीट सप्लाइड। ठीक है, ये है हीट सप्लाइड, ये हीट सप्लाइड, ये क्या है? ये मास है। ठीक है, ये क्या है? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, और ये जो डेल्टा टी क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो मैं नाइस यस। सो आप डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल्टा टी इज इक्वल टू Q/ms। अब दोनों को सेम हीट सप्लाई की है, दोनों का मास सेम है, तो मैं कह दूं जो चेंज इन टेम्परेचर होगा बच्चों, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका चेंज इन टेम्परेचर सबसे कम होगा, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी उसका चेंज इन टेम्परेचर सबसे कम होगा। बस ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं किसकी स्पेसिफिक हीट किस ऑर्डर में। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट बच्चों वाटर की होती है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, और फिर उसके बाद आयरन की होती है, एंड लास्ट में मर्क्यूरी की होती है। जिसके चलते मर्क्यूरी का टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ेगा, फिर आयरन का बढ़ेगा, फिर एल्यूमिनियम का बढ़ेगा, एंड लास्ट में वाटर का बढ़ेगा। ठीक है, सो द करेक्ट आइडिया इज कि टेम्परेचर चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी उसका चेंज इन टेम्परेचर सबसे कम होगा गाइस। बस इतना आप दिमाग में रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इफ अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.8 देन अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ, हाँ जी बिल्कुल सची, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इफ अप्रोक्सीमेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सफायर इज 1.8 देन अप्रोक्सीमेट डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट व्हेन लाइट एंटर्स सफायर इज, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सफायर का वो 1.8 है बच्चों, तो जब लाइट एंटर करती है किसमें? सफायर में, तो बताओ कितना चेंज आएगा? 10th क्वेश्चन, आई एम इन क्लास 9। ओके नाइस, लेट्स थिंक, नाइस। तो चलिए बच्चों मैं अज्यूम करता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे ये है एयर, ठीक है, और ये है मीडियम। अब यार हम लोग इतना समझदार हैं कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है मैं उसको c यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मान लेता हूं, ऑलमोस्ट। ठीक है, मीडियम में जाते ही आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू c/v, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? c/μ। ठीक है, उसने क्या बोला है? डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पूछे डिक्रीज इन वेलोसिटी, तो बड़ी सिंपल सी बात है, पहले थी c, अब हो गई c/μ, तो जब आप इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज c कॉमन, μ - 1/μ। ठीक है, पर हमें चाहिए बच्चों परसेंटेज। सर हाउ इज गुजरात NTSC, वो भी हम डील करेंगे, गुजरात NTSC भी
डिवाइडेड बाय c इंटू 100, क्योंकि बच्चों हमें परसेंटेज चाहिए थी, c से c कैंसिल आउट। तो देखिए 1.8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100। तो इतने परसेंटेज बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद एयर के अंदर थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर जैसे जैसे आप मीडियम चेंज होता रहता है वैसे वैसे लाइट की स्पीड वेरी करती रहती है। और ये फॉर्मूला बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप याद रखिएगा, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो यहां से मैंने फायर के अंदर उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, पर उसने पूछा कितने से डिक्रीज होगी, तो मैंने सी से सी माइनस म्यू सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वहां से मुझे डिक्रीज पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र का थोड़ा सा टफ आया है। हाँ जी, YouTube पे जल्दी लगाएंगे संतोष गुप्ता, हम NTSC के लिए भी जल्दी से कोर्स ला रहे हैं, चिंता मत कीजिए, सब आ रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, सो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। जी हाँ, करेक्ट आंसर इज 45%, और यही हमारा लॉजिक था। देखिए 0.8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 100, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज 44.45, तो आप उसको लिख सकते हो 45%, है ना यार। देखो ना, ऑप्शन है भाई, ऑप्शन है, डी इज द ऑप्शन श्रिया। ओके नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज टू बी रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये एक मिरर है जो इंक्लाइन किया हुआ है थीटा एंगल पे, और इसके ऊपर आकर के इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है कितने डिग्री पे, 10 डिग्री पे। वो हॉरिजॉन्टल के साथ 10 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। इज टू बी रिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, यहां पे आके गिरी, और जब ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री एंगल, अगर हम यहां पे देखें तो ये जो है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे, हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ यहां पे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री एंगल बना दिया। देन इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन मिरर शुड बी। अब ये पूछा है कि भाई ये जो एंगल है ये थीटा कितना होगा। हमें बच्चों थीटा एंगल जानना है, ठीक है। वाई ओनली 10th क्वेश्चन, 10 क्लास क्वेश्चन। हाँ यार, ये देखो यार, ये थोड़ा सा बायस तो रखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, इस तरफ इसका नॉर्मल होगा। देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। देखिए दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई, ठीक है। अब यार ये एंगल थीटा है, तो आप सोच करके देखो ये एंगल बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये 90 है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि भाई ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो क्या, कितना होगा अगर ये जो रे है ये यहां पे जो एंगल पे आकर के स्ट्राइक कर रही है, यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री पे लीव करे। कितने पे लीव करे, 90 डिग्री पे वो लीव करे। तो यार कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताओ मुझे। अच्छा, अगर बच्चों ये एंगल थीटा है तो सोच करके देखो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी थीटा। तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आप सोच करके देखो, ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा आ जाएगा। दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। और कुछ दिया हुआ है, नहीं नहीं, यही सब कुछ दिया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना है यार कि ये थीटा कितना होगा, ये थीटा कितना होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ी यहां पे 10 डिग्री, हमें 10 डिग्री दिया है, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द हॉरिजॉन्टल। क्या किया जाएगा इस, टेल मी एनीवन, व्हाट टू डू नाउ। काफी कुछ मैंने आपके सामने खोल करके रख दिया है। यस यस सुजीत, वी विल, यस यस यस, चिंता मत कीजिए, हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल रख दिया मैंने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर रख दिया मैंने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलरेडी रख चुका हूं मैं। अरे यार देखो ना, ये एंगल बच्चों 90 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो खुद सोच के देखो 10 प्लस आई इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो जिसके चलते 2i इज इक्वल टू 80, आई की वैल्यू आ गई 40 डिग्री।
ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमें तो थीटा चाहिए भैया, हमें तो थीटा चाहिए। अब क्या करें, हमें तो थीटा चाहिए। अरे ये तो और भी आसान हो गया, ये थीटा है, ये थीटा है, ये पूरा का पूरा एंगल यहां तक 90 है, और ये वाला एंगल बच्चों 90 माइनस थीटा है। क्या करें, क्या करें? ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, हमें तो थीटा चाहिए भाई, ये वाला हमें तो ये बताइए चाहिए एंगल। सोच के देखो क्या करें हम। अरे देखो यार, ये नॉर्मल है ना बच्चों, देखो ये नॉर्मल है, ये एंगल आए, ये 10 है और ये थीटा है, तो मैं कह दूं थीटा प्लस आई प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा यहां से आ जाइए, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए थीटा प्लस 10 प्लस आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आई की वैल्यू कितनी है 40, सो थीटा प्लस 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। तो थीटा भी बच्चों कितना आ गया यहां पे 40 डिग्री आ जाएगा थीटा भी। तो गॉट इट गाइज, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना बेटा, कुछ भी नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो आप ऐसे करके विद बिल्कुल पैरेललाइंस विद ट्रांसवर्सल करके आप कर सकते हो, नहीं तो आप एक एक एंगल को डिफाइन करो, खत्म कर दो यार जल्दी से, ठीक है। यस यू आर करेक्ट, नाइस 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 नाइस। चलिए, सो एंगल इज गाइज 40 डिग्री, यस दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट गाइज एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, ठीक है, आज की कक्षा का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम क्रंच चल रहा है इसलिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन गाइज, question is a ray of light follows the path as shown in the figure as it travels through different media. Choose the correct relation regarding refractive indices from the given alternative. देखिए रे आई away from the normal towards the normal, सीधी निकल गई, कोई चेंज यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है, एंड अगेन away from the normal. Last question guys, last question. Hurry up, hurry up, hurry up. What do you think the correct answer is going to be? रे आई अवे, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे अवे है, यहां पे टूवर्ड्स है, ठीक है। फिर आगे देखिए यहां पे नो चेंज, यहां पे नो चेंज, एंड फाइनली अवे, फाइनली अवे। जब भी बच्चों रे अवे जाएगी मतलब वो डेंसर से रेरर जा रही है, जब भी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी वो डेंसर से रेरर, इसका मतलब जो μ2 है डेफिनेटली दैट इज लेस देन μ1, μ2 इज डेफिनेटली लेस देन μ1, पहला। सेकंड, अब जब वो μ2 से μ3 की तरफ जा रही है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो वन थिंग इज कंफर्म्ड कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 क्योंकि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल गई। अब जब वो μ3 से 4 में जा रही है तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि μ3 इज इक्वल टू μ4। एक एक स्टेप करते जाओ, एक एक मीडियम पकड़ो, एक एक स्टेप करते जाओ, तुम्हें रियलाइज होगा यार ये तो बड़ा इजी है। अगेन जब वो 4 से 5 में जा रही है दैट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, देखिए, और जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो इंसिडेंट एंगल से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये जो μ5 है बच्चों दैट इज गोइंग टू बी लेस देन μ4। चलिए कौन सा ऐसा मीडियम है जहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, μ3 इज इक्वल टू μ4 मुझे ए बी एंड डी में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन तो भैया एलिमिनेट हो गई, ठीक है। फिर μ2 इज लेस देन μ1, तो बी भी ऑप्शन एलिमिनेट होगी क्योंकि यहां पे μ1 इज इक्वल टू μ2 दे रखा है। μ2 इज लेस देन μ1 पर डी में μ2 इज ग्रेटर देन μ1 दे रखा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गई। तो देखिए μ1 इज ग्रेटर देन μ2 एंड μ2 इज लेस देन μ3, μ3 इज इक्वल टू μ4 एंड इट इज ग्रेटर देन μ5। सो बच्चों ए ऐसी ऑप्शन है जिसमें सब कुछ मैच कर रहा है। आई नो नहीं, ए है, ए है, ये शर्त ए है, ठीक है। तो बच्चों मुझे पता है कि ये जो एग्जाम है, ये जो महाराष्ट्र का एग्जाम है, ये काफी ऑसम लेवल पे पूछा गया है, ठीक है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है और उसी से हमारी कहानी बन जाएगी। सो गाइज दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं, ठीक है।
क्योंकि नेक्स्ट सेशंस भी यहाँ पे अलाइंड है, ठीक है। रेस्ट क्वेश्चंस हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, जो थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं वो हम फिर से डिस्कस करेंगे। सो गाइज, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर बीइंग सच ऑसम स्टूडेंट्स।